टैली में एडिट लॉग मतलब क्या है कि एमसीए के रूल के हिसाब से जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है उनको एवरी ट्रांजैक्शन और एवरी मास्टर का एक ट्रैक आपके सिस्टम में रखना है कि वो ट्रांजैक्शन या वो मास्टर कब क्रिएट हुआ आपके सिस्टम में, फिर उसके बाद उसको आपने कब कब मॉडिफाई किया, अगर उसको आपने सिस्टम में कैंसिल किया है तो उसको कब कैंसिल किया, और अगर उसको आपने डिलीट किया तो कब वो डिलीट किया। तो वो सारी हिस्ट्री को मेंटेन करता है एडिट लॉग जो टैली का वर्जन है, और हम लोग उसको ऑडिट ट्रेल एमसीए के रूल के हिसाब से उसको ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑडिट ट्रेल एनेबल करने के बाद आपको अगर उसको देखना है इस पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंपनी करके टॉप में फीचर दिखता है, उसमें एडिट लॉग करके ऑप्शन आपको दिखा, तो समझ जाना आपने इस कंपनी को ऑडिट ट्रेल जो मॉड्यूल है उसको एनेबल करके रखा है। ये करने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन, हम लोग एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, मैं फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करता हूँ वाउचर, आप एक पेमेंट का ट्रांजैक्शन आज के डेट में मैं क्रिएट करता हूँ। $25,000। तो एक ट्रांजैक्शन मैंने ये क्रिएट किया आज के डेट में, तो मैं उसको अगर मुझे देखना है नॉर्मली तो मैं जाता हूँ डिस्प्ले में, सॉरी डिस्प्ले डे बुक में, डे बुक का ऑप्शन बाहर ही आपको दिया है। डे बुक में जाने के बाद ये ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखता है, ट्रांजैक्शन को ओपन करके यहाँ पे राइट साइड में आपको बटन बार दिख रहा है, बटन बार में एक रिलेटेड रिपोर्ट का बटन है, रिलेटेड रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक एडिट लॉग करके एक ऑप्शन दिखेगा। तो ये एडिट लॉग में आप एंटर करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर एंट्री में क्या एक्टिविटी हुआ है, कौन से यूजर ने किया है और उसका डेट और टाइम, ये डिटेल आपको पता चल जाता है, उसका वर्जन 1। ठीक है, उसको मैं जैसे एंटर करूंगा तो उसका वर्जन 1 आपको मिल गया, उस वर्जन में आपने क्या क्या उसमें अपडेट किया है वो आपको पता चल जाता है। तो मैंने ए यूजर से लॉगिन किया है तो ए यूजर का नाम उसमें आ गया। अब मैं दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूं और इस एंट्री को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं इस कंपनी को शट करता हूं पहले, बी यूजर से लॉगिन करता हूं, बुक तो जाके मैं यहाँ पे लेजर का नाम चेंज करके 20,000 करता हूँ। इसको मैंने इस एंट्री को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूंगा फिर से इस एंट्री में, और रिलेटेड रिपोर्ट में जाके मैं इसको एडिट लॉग वाला रिपोर्ट देखूंगा तो इसके 2 वर्जन बन गए, पहले वाला था क्रिएटेड वाला, दूसरा वाला वर्जन बन गया बी, जो बी यूजर ने क्रिएट किया है उसका एक्टिविटी है ऑल्टर्ड, उसका डेट और टाइम। फिर क्या क्या चेंजेस हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखता है कि पहले वाले वर्जन में क्या था और सेकंड वाले वर्जन में क्या है, और जो चेंजेस हाईलाइट होते हैं वो रेड कलर में हाईलाइट होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो कि पार्टी का नाम, पार्टी लेजर नेम, फिर यहाँ पे जहां जहां पे आपको रेड में दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ये सारा चीज अपडेट हुआ है, जो प्रीवियस वर्जन में अलग था अभी के वर्जन में अलग है। क्रिएशन और ऑल्ट्रेशन का हिस्ट्री हम लोगों ने देखा। फॉर एग्जाम्पल इसमें और 4 टाइप का हिस्ट्री होता है, एक तो क्रिएशन होगा, ऑल्ट्रेशन होगा, ऑल्ट्रेशन भी मल्टीपल टाइम हो सकता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल और एक कोई यूजर है उसको जाके कैंसिल करता है इस पर्टिकुलर एंट्री को। मैं थर्ड यूजर से लॉगिन करता हूँ, मैं थर्ड यूजर से लॉगिन करता हूँ कंपनी, लॉगिन कर दिया। इस यूजर को मैंने कुछ राइट्स ही नहीं दिया है, इसके लिए इसमें जाके मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं फिर से ए से लॉगिन करता हूँ, यूजर से मैं ए बुक में जाके उस पर्टिकुलर एंट्री को कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे कैंसिल का बटन है, ऑल्ट एक्स उसका शॉर्टकट है, कैंसिल पे मैंने क्लिक किया, यस किया, तो ये एंट्री कैंसिल हो गया।
कैंसिल होने के बाद मैं उस एंट्री में जाके उसका फिर से रिलेटेड रिपोर्ट में जाके उसका डिटेल देखूंगा तो फिर पता चल गया कि ये फर्स्ट क्रिएट हुआ था, फिर ए ने क्रिएट किया था, बी ने उसको ऑल्टर किया, सी ने उसको कैंसिल कर दिया। और फिर से मैं अगर ए से ही इस एंट्री को डिलीट करता हूँ, ऑल्ट डी डिलीट, ये डिलीट का शॉर्टकट है, ऑल्ट डी। तो अभी सिस्टम से ये एंट्री निकल गया। तो वो एंट्री भी आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम से कौन सा एंट्री डिलीट हुआ है। तो उसके लिए आपको फिर से डेबुक में जाना है। डेबुक में जाने के बाद बेसिस ऑफ वैल्यूज करके एक ऑप्शन है, वहां पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखता है शो रिपोर्ट फॉर, और सेकंड ऑप्शन है इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स। तो ये दोनों रिपोर्ट फिल्टर के जैसे यूज होते हैं आपको, कि जैसे आपको सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन ऑल्टर हुए वही देखना है। इसमें दोनों भी ऑप्शन दिखते हैं, ऑल्टर्ड एंड नॉन अल्टर्ड। मुझे सिर्फ जो ट्रांजेक्शन अल्टर्ड हुए वही देखना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके वो देख सकता हूँ। और मुझे डिलीटेड ट्रांजेक्शन देखना है तो मुझे यहाँ पे यस करना है एंटर करके। तो ये मेरा डिलीटेड ट्रांजेक्शन में मुझे दिख जाता है। मैं फिर उससे एंटर करूंगा तो उसका हिस्ट्री उसके अंदर आपको दिख जाएगा। तो ये टैली में जो भी वाउचर्स आप क्रिएट करोगे वो सारे वाउचर्स के लिए ये फैसिलिटी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। कौन सा वाउचर कब क्रिएट हुआ, कब उसको आपने ऑल्टर किया, कब उसको आपने कैंसिल किया और कब उसको आपने डिलीट किया, ये सारा हिस्ट्री आपके डेटा में स्टोर रहता है। सेम वे ये हो गया ट्रांजैक्शन का। सेम वे टैली ने मास्टर लेवल के लिए भी दिया है। तो एक मास्टर हम लोग क्रिएट करते हैं। मास्टर क्रिएशन के लिए मैं मास्टर के क्रिएशन के स्क्रीन में जाता हूँ। यहाँ पे लेजर, ठीक है, इजेड प्राइवेट लिमिटेड, डिटेल्स, एंटर एंटर करके सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं फिर लेजर की ऑल्टरेशन के स्क्रीन में जाता हूँ। ऑल्टर लेजर XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे भी आपको मास्टर के फॉर्म में भी आपको राइट साइड में रिलेटेड रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन दिखता है। उस रिलेटेड रिपोर्ट को आप क्लिक करोगे, उसमें भी एक एडिट लॉग का ऑप्शन दिखेगा। तो एडिट लॉग आपको देखना है कोई भी वाउचर में या मास्टर में, तो उसका शॉर्टकट ऑल्ट क्यू है। अगर आपको रिलेटेड रिपोर्ट में न जाते हुए डायरेक्टली एडिट लॉग देखना है, आप ऑल्ट क्यू प्रेस करो तो ऑटोमेटिकली उसका एडिट लॉग ओपन होता है। तो ये क्रिएट हुआ है, क्रिएशन का उसका हिस्ट्री हम लोगों को मिल गया। अब मैं उसको ऑल्टर करता हूँ, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैंने सेव कर दिया। फिर मैं XYZ में गया और यहाँ पे ऑल्ट क्यू, तो दो हिस्ट्री बन गया इसका, एक दो एक्टिविटी बन गया, एक क्रिएटेड बाय, एक ऑल्टर्ड बाय। ऑल्टर्ड में मैं गया तो क्या चेंज हुआ है वो उसने बता दिया कि यहाँ पे ऐसा नाम था, अभी ये ऐसा होगा। क्रिएशन, ऑल्टरेशन, थर्ड है कैंसिलेशन। तो इसमें कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि वाउचर को कैसे कैंसिलेशन का ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें कैंसिल का ऑप्शन नहीं है। इसको आपको कंपलसरी डिलीट करना होगा अगर आपको डिलीट करना है तो मैं ऑल्ट डी प्रेस करता हूं और इसको डिलीट कर देता हूं। तो डिलीट करने के बाद तो यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उसका रिपोर्ट देखने के लिए टैली ने एक चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हो चार्ट ऑफ अकाउंट में F12 जो नॉर्मल बटन था आपका, बेसिक ऑफ वैल्यूज, बेसिस ऑफ वैल्यूज, जैसे हम लोग ने वाउचर के रिपोर्ट के लिए किया था, वैसे लेजर के रिपोर्ट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन, और यहाँ पे इंक्लूड डिलीटेड लेजर। इंक्लूड डिलीटेड लेजर पे आप जैसे क्लिक करते हो सबसे लास्ट में आपको वो डिलीटेड लेजर्स दिख जाते हैं कि जो लेजर्स आपने आपकी कंपनी में डिलीट किए हैं उनका लिस्ट आपको दिख जाता है, और उसको आप एंटर करोगे तो उसका पूरा एडिट लॉग हिस्ट्री भी आपको दिख जाता है। तो ये दो टाइप इसका हो गया, एक मास्टर लेवल, एक ट्रांजैक्शन लेवल। ये दोनों भी टैली ने प्रोवाइड किया है इनके लेटेस्ट वर्जन में। जो जिनको भी MCA रूल के अंदर जो फॉलो करते हैं वो ये वर्जन इंस्टॉल करके ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। प्लस इसके साथ और एक मॉड्यूल टैली ने प्रोवाइड किया है, वो है डिजिटल सिग्नेचर का मॉड्यूल। तो डिजिटल सिग्नेचर का मॉड्यूल क्या है कि
आपके पास डिजिटल टोकन अवेलेबल होना चाहिए। तो डिजिटल टोकन कुछ ऐसा होता है यूएसबी के जैसा, तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वो आपके सिस्टम में अटैच होना चाहिए। उसको आप सिस्टम में अटैच करोगे। अटैच करने के बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट टैली से एक्सपोर्ट या प्रिंट करोगे, वहां पे आपको वन टाइम डिजिटल टोकन को सेट करना होता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर, यहाँ पे मैं कोई भी एक इनवॉइस ओपन करता हूँ। इसमें प्रिंट में करंट में मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में एक डिजिटल सिग्नेचर करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप जैसे आपके सिस्टम में वो टोकन अटैच करते हो तो टोकन का नाम यहाँ पे आ जाता है और आप उसको सेट करोगे। तो ये वन टाइम एक सेटिंग आपको करना पड़ता है कि क्या करना है आपको। एवरी टाइम जब भी आप डिजिटल साइन करोगे आपके सिस्टम से, तो आपको पूछना चाहिए क्या साइन करना है, यस और नो। अगर आप यस करोगे तो पूछेगा, नहीं करोगे तो नहीं पूछेगा। सिर्फ टेक्स्ट चाहिए कि उसके साथ कोई इमेज भी प्रिंट होना चाहिए, तो आप उसके साथ इमेज भी प्रिंट कर सकते हो, एक छोटा सा दूसरा कोई इमेज रहेगा तो ये सिस्टम है। और इसको आप जैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ इसको, पीडीएफ प्रिंटर सिलेक्ट करके मैं इसको एक्सपोर्ट कर दिया विथ डिजिटल साइन। तो उसके बाद फिर एक पॉपअप पूछेगा आपको कि आपके डिजिटल टोकन का जो पिन होता है, सिक्योर पिन, वो पिन आपको एंटर करना होता है। तो पिन मैं एंटर कर रहा हूँ। ओके, पिन जैसे मेरा एंटर हुआ, पिन एंटर होने के बाद वो मेरा पीडीएफ एक्सपोर्ट हो गया और वो वहाँ पे मेरा जो डी लोकेशन है जहाँ पे मैंने उसको स्टोर किया था, वहाँ पे वो स्टोर हो गया। साइंड किया हुआ इनवॉइस है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है तो नीचे ये डिजिटल साइन होके इनवॉइस आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये मॉड्यूल इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एक डिजिटल सिग्नेचर का और दूसरा है आपका ऑडिट ट्रेल का। तो ये दो मॉड्यूल रिलीज जो लेटेस्ट अभी आया है 2.1 उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये ऑडिट ट्रेल और डिजिटल सिग्नेचर, इसके रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप पूछो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट ई इनवॉइसिंग का स्टार्ट करते हैं। ई इनवॉइसिंग टैली से कैसे होगा। यूजर्स कैसे क्रिएट करना है टैली में, जैसे आपने ABCD बताया था। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे कंपनी करके ऑप्शन है। तो इनिशियली तो आपके कंपनी, जो कंपनी आपने टैली में क्रिएट किया हुआ है ना, ओके उसके ऑल्ट्रेशन के स्क्रीन में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी करके ऑप्शन आता है। यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, ये ऑप्शन यस करके सबसे पहले यहाँ पे एडमिन का पासवर्ड सेट होता है। ओके तो यो यूजर नेम पासवर्ड जो है ये मेन यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, जो कोई भी यूजर को ऐड कर सकता है, कोई यूजर को डिलीट भी कर सकता है। एडमिन वाला है नहीं। एडमिन वाला तो यहाँ पे कंपनी लेवल पे जो सेट होता है वो एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है। ओके ठीक है। तो इस यूजर नेम पासवर्ड से जैसे आप आपके सिस्टम में लॉगिन करोगे ना, तो फिर इस कंपनी वाले बटन पे आप जाओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है यूजर एंड पासवर्ड, ओके यूजर रोल। तो ओके यूजर एंड पासवर्ड में आप यूजर सेट कर सकते हो, लेकिन ये यूजर रोल्स है, कुछ टैली के प्री डिफाइंड रोल्स है। ओके कि जैसे ओनर मतलब वो एडमिन के सब एडमिन हम लोग बोलते हैं ना, हम्म वैसा हो जाता है कि ये ओनर को सारे राइट्स है। सिर्फ जो एडमिन यूजर क्रिएट कर सकता है या कंपनी डेटा स्प्लिट कर सकता है, वो राइट्स छोड़ के बाकी सारे राइट्स उसको मिल जाते हैं। ओके डेटा एंट्री एक यूजर राइट्स, तो बेसिक डेटा एंट्री के लिए जो यूज होता है वो डेटा एंट्री का एक यूजर रोल टैली ने डिफॉल्टली बना के दिया है। ओके उससे यूजर को मैंने देखा सी से लॉगिन किया तो उसको लिमिटेड एक्सेस मिल रहा था। ओके राइट तो वैसे आप यूजर रोल भी कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें यूजर रोल भी आप बना सकते हो नए। यहाँ पे आप जाओगे कंपनी में तो यूजर रोल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे टेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने उसको बेसिक फैसिलिटी कौन से सिक्योरिटी लेवल का लेना है मैंने ले लिया। और यहाँ पे इतने सारी फैसिलिटीज है, जैसे ये है मुझे क्या करना है।
ओके, यानी टाइप वो ऑफ अल्टर कर सकता है, क्रिएट कर सकता है डिस्प्ले। ये इतने सारे रिपोर्ट्स है, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स। ये लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स को मुझे उसको डिसअलाउ, ये लेफ्ट साइड में जो है वो डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज, अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। ओके, तो जो भी मैं डिसअलाउ करूंगा वो पर्टिकुलर इस सिक्योरिटी यूजर रोल के लिए डिसअलाउ हो जाएगा। समझो एक इसको मैं बोलता हूँ सेल्स एंट्री नहीं मार रहा है, तो फिर मुझे डिसअलाउ में डालना होगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट अल्टर, समझो एग्जांपल मैं सेल्स करके डाल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल। मैंने उसको सेल्स का एंट्री क्रिएट करना बंद कर दिया, क्रिएट भी नहीं कर सकता, ऑल्टर भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उस यूजर रोल को किसी यूजर को असाइन करता हूँ। तो ये मेरा यूजर एंड पासवर्ड है। यहाँ पे मेरा जो सी वाला यूजर है उसको मैं टेस्ट वाला यूजर रोल असाइन कर दिया। ओके, मतलब ये सी वाला यूजर है वो सेल का एंट्री क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, अब मैं सी से अगर लॉगिन करूंगा ना, हम्म, अभी सी से लॉगिन करता हूँ, तो नहीं होगा। सी में मैं वाउचर में जाऊंगा तो मुझे सेल्स का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ओके, डिसेबल हो सेल्स जाएगा। हाईलाइटेड ही नहीं है। ओके, कंपनी में डेबिट का बटन है ना वो हाईलाइट ही नहीं है, राइट तो मैं राइट, सेल्स का वाउचर पास ही नहीं कर सकता। सिक्योरिटी मध्ये जाऊ. थैंक यू। ओके, गॉट इट सर। लेकिन ये लाइसेंस ही सेम वे मैं सेल्स का कोई एंट्री ओपन भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसका ऑल्ट्रेशन का भी राइट्स ब्लॉक रखा है। तो मैं उसको कोई भी सेल्स का एंट्री अगर टैली में मैंने पास किया ना, मैं उसको ओपन ही नहीं कर पाऊंगा। मैं परचेस का एंट्री कर पाऊंगा लेकिन मैं सेल्स का नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्रिएशन और ऑल्ट्रेशन दोनों भी ब्लॉक किया था, इसके लिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने उसको सिर्फ क्रिएशन ब्लॉक किया होता तो मैं इस एंट्री को ओपन करके ऑल्टर कर पाता। अगर मैंने उसको सिर्फ ऑल्ट्रेशन ब्लॉक किया होता तो मैं ऑल्ट्रेशन वैसे भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी है, वो डिफॉल्ट सेटअप है। आपको कहाँ से करना था वो मैंने बता दिया। ई इनवॉइसिंग जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ अक्टूबर 2020 को। सबसे पहला जो ई इनवॉइसिंग का स्लैब था गवर्नमेंट का वो था 500 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब आया 1 जनवरी को जो था 50 करोड़, सॉरी 100 करोड़। 100 करोड़ के बाद आया 50 करोड़ और अभी आया 20 करोड़। मतलब जो भी कंपनीज है जिनका लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर 20 करोड़ से अबव है उनको ई इनवॉइसिंग उनके सिस्टम से जनरेट करना कंपलसरी है। ई इनवॉइसिंग का मेन रूल क्यों दिया है, क्योंकि आप जिस कस्टमर को बिल कर रहे हो उसको टाइम टू टाइम जीएसटी का सेट ऑफ मिलता रहे। तो ये क्लियर है कि जैसे आपने ई इनवॉइस आपके सिस्टम से जनरेट किया कि सामने वाले के पोर्टल पे उसका क्रेडिट मिल गया। आगे चल के 5 करोड़ जिसका टर्नओवर है लास्ट 3 ईयर्स में उसके लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये रूल टैली कैसे, मतलब टैली में कैसे आप यूज कर सकते हो ई इनवॉइसिंग। तो टैली में सबसे पहले एक एपीआई रजिस्ट्रेशन करना होता है। एपीआई रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि टैली सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट के पोर्टल से कनेक्ट करने के लिए एक एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है जो टैली को गवर्नमेंट के पोर्टल से कनेक्ट करता है। उसके टैली में मल्टीपल फायदे हैं। उस कनेक्शन या उस यूजर ने पासवर्ड से आप टैली के कोई भी लेजर का जीएसटी नंबर अगर आपको वैलिडेट करना है तो आप डायरेक्टली टैली से कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके उसको मैनुअल वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है एचएसएन नंबर। एचएसएन नंबर भी आपके पास टैली में आप डायरेक्टली वैलिडेट कर सकते हो, उसके लिए भी आपको मैनुअल टैली के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है इसमें आप डायरेक्टली टैली से ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हो। ई वे बिल के लिए अभी तक टैली ने क्या प्रोसीजर दिया था कि टैली एक ऑफलाइन जेसन फाइल जनरेट करके देता था ईआरपी 9 तक। प्राइम में भी वो जेसन फाइल ही देता था इनिशियली। उसके बाद वो जेसन फाइल हम लोग मैन्युअली गवर्नमेंट के ई वे बिल के पोर्टल पे जाके अपलोड करते थे और अपलोड करने के बाद उसका ई वे बिल जनरेट होता था। वो भी अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ई वे बिल या ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो वो दोनों डायरेक्टली टैली से आप जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको बार बार गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ई वे बिल और ई इनवॉइस ये दोनों के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आपको एक एपीआई रजिस्ट्रेशन करना होता है। मेरे पास एक एपीआई रजिस्टर किया हुआ है, मैं उससे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पार्टी का जीएसटी नंबर हम लोग वैलिडेट कैसे करेंगे। तो वैलिडेट करने के लिए मैं जाता हूँ ऑल्टर में, लेजर, यहाँ पे एक
पार्टी लेता हूँ नवलाई फैब्रिकेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट GSTN UIN इन्फो। ये आपको हर मास्टर में मिलेगा। अगर आपके सिस्टम में आपने ई वे बिल या ई इनवॉइस एप्लीकेबल किया है, हाँ, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि ई वे बिल और ई इनवॉइस एप्लीकेबल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेन गेटवे ऑफ टैली पे कंपनी के बटन को आप क्लिक करोगे, फीचर्स पे जाओगे, फीचर में GST एनेबल GST। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन है ई वे बिल। ई वे बिल आपने ऑलरेडी एनेबल किया है, तो लास्ट में एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस। मतलब आपको ई वे बिल प्रिंट करने के लिए भी कहीं पे बाहर नहीं जाना है, ई वे बिल प्रिंट भी आपके इनवॉइस के साथ टैली कर देगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन है ई इनवॉइस एप्लीकेबल, आप यस करोगे ई इनवॉइस को, और यहाँ पे जो भी अभी जिनको 20 करोड़ टर्नओवर है उनका डेट रहेगा 1 अप्रैल 2022। बिल फ्रॉम प्लेस, कहाँ से आपका बिल बनता है वो बिल फ्रॉम प्लेस आपको यहाँ पे लिखना है। डिफॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट, तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट के पोर्टल पे जब ई इनवॉइस नया स्टार्ट हुआ था तो 3 दिन तक का ई इनवॉइसेस आपको आपके ई इनवॉइस के पोर्टल पे दिखता था, अभी 1 दिन का ही दिखता है। तो टैली ने अपने सॉफ्टवेयर को पोर्टल से मैच करने का ट्राई किया है और मैच है ऑलमोस्ट। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। आप टैली में तो ई इनवॉइस पूरे साल का भी एक साथ देख सकते हो, लेकिन टैली में बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट कितने दिन का खुलेगा उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप उसमें 30 डेज लिखो, 1 डेज लिखो, 2 डेज लिखो, कुछ भी है, वो यूजर डिफाइन है, वो चलता है। तो हम लोग जो 3 डेज लिखा है उसी के ऊपर चलते हैं। लास्ट ऑप्शन है सेंड ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइस। तो ये क्यों है कि अगर आपके कंपनी को ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों साथ में एप्लीकेबल है, तो ये ऑप्शन अगर आप यस रखोगे तो आप आपके सिस्टम से ई वे बिल और ई इनवॉइस एक क्लिक में दोनों भी जनरेट कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेबल है तो ही इसको यस रखना है, अदरवाइज आप उसको नो रख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका हर ई इनवॉइस, मतलब इसमें तो लिमिट दिया हुआ है कि लोकल ई वे बिल के लिए क्या लिमिट है, इंटर स्टेट ई वे बिल के लिए क्या लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो आप यहाँ पे सेट करोगे। तो जिस बिल को ई वे बिल और ई इनवॉइस एप्लीकेबल है उस बिल में ई वे बिल और ई इनवॉइस साथ में जनरेट होगा। जिस बिल को एप्लीकेबल नहीं है उसमें सिर्फ ई इनवॉइस ही साथ जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक एपीआई का सेटिंग भी मैंने कर लिया। अब मैं जाता हूँ लेजर का जीएसटी वेरीफाई करते हैं हम लोग। ऑल्टर में गया, लेजर, और यहाँ पे जीएसटी यूएन इन्फो। तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, मैं यूजर नेम पासवर्ड ओपन करता हूँ। जैसे मैं यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करके मैंने जैसे एंटर किया तो ये एक स्क्रीन खुल गया लेजर का वैलिडेशन वाला स्क्रीन, जिसमें टॉप में आप देखोगे तो जीएसटी नंबर दिख रहा है, लेफ्ट में एज पर बुक करके एक वैल्यू दिख रहा है, और राइट में एज पर पोर्टल करके एक वैल्यू दिख रहा है। तो एज पर बुक मतलब आपके सिस्टम में, आपके टैली के सिस्टम में उस लेजर के डिटेल में आपने क्या एंटर किया है, और एज पर पोर्टल मतलब गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसका क्या डिटेल अपडेटेड है और उसका करंट स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, वो ई वे बिल के लिए ब्लॉक है, अनब्लॉक है, उसका अभी एक्टिव में है या सस्पेंडेड मोड में है, वो डिटेल आप सब यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सिंगल सिंगल लेजर का आप अगर आपको देखना है तो इस तरीके से देखना है। अगर मल्टीपल लेजर्स का आपको एक साथ देखना है, वो कहाँ से देखना है वो भी बताता हूँ। दूसरा है अगर आपको एचएसएन वैलिडेट करना है, मैं कोई भी एक एचएसएन यहाँ पे लेता हूँ। गेट जीएसटी यूएन इन्फो। तो देखो नेक्स्ट टाइम मैंने क्लिक किया तो मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछा नहीं। इसका मतलब क्या है कि वन टाइम आप जैसे जीएसटी का एपीआई का लॉगिन आप टैली में कर दोगे तो वो 6 आवर्स तक लॉगिन रहेगा आपके सिस्टम में। एवरी टाइम आपको वो लॉगिन करने की जरूरत नहीं, और जैसे वो लॉग आउट हो जाएगा फिर से आपको वो प्रॉम्प्ट करेगा यूजर नेम पासवर्ड के लिए। तो वन टाइम आप पासवर्ड डालोगे फिर वो 6 घंटे तक लॉगिन रहेगा। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। अगर आप इसमें कोई इनवैलिड एचएसएन नंबर लिखते हो तो यहाँ पे देखो इनवैलिड एचएसएन कोड करके लिख के आ गया।
तो इनवैलिड है तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा, लेकिन बस आपको जब भी कोई नया मास्टर आप क्रिएट करोगे तो आपको वैलिडेशन करना है वन टाइम, अगर आप एपीआई से रजिस्टर हो तो, ठीक है। और अगर ये दोनों भी चीजें आपको बल्क में करनी है तो आपको यहाँ पे टैली ने ऑप्शन दिया है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपडेट पार्टी जीएसटी एंड सबसे लास्ट में आप देखोगे, उसमें मैं मेरे सारे कस्टमर्स को ले लेता हूँ, ऑल लेजर्स लेता हूँ, और यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो गेट जीएसटी एंड यूएन इन्फो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी बटन दिया है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो दो ऑप्शन पूछता है कि करंट जहाँ पे आपका कर्सर है उस लेजर का सिर्फ चेक करना है कि सारे जीएसटी का चेक करना है। तो मैंने सारे पे एंटर किया, यस कर दिया। तो दो इंफॉर्मेशन नहीं है, दो का है, एक दो का रिक्वेस्ट फेल्ड और एक इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड। ये इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड मतलब कुछ गलत है, ये भी फेल्ड मतलब गलत है। तो गलत है उसका इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड आपको दिखता है, और फेल्ड ये दो ऑप्शन आता है। और कोई सस्पेंडेड मोड में रहेगा तो वो आपको सॉरी रेड हाईलाइट होके दिखेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने यस किया तो ये इसका डिटेल आ गया, यहाँ पे यस किया तो इसका डिटेल आ गया। तो ये आपको पता चल जाता है एक सिंगल क्लिक में सारे लेजर्स के लिए। सेम वे स्टॉक आइटम के एचएसएन के लिए भी यही पे ऑप्शन है रेट सेटअप जीएसटी के रिपोर्ट में। तो ये सारे आइटम्स आपके एक साथ दिख रहे हैं, आपको सिलेक्ट करते समय कंट्रोल स्पेस बार का बटन प्रेस करके आपको सारे आइटम्स को सिलेक्ट करना है और गेट एचएसएन एसएससी इन्फो ऑल्ट बी उसका शॉर्टकट है, उसको क्लिक करना है, यस करोगे तो जिसका एचएसएन वैलिड है वो ऊपर दिख रहा है, जिसका इनवैलिड है वो नीचे दिख रहा है। तो इस तरह से आप मास्टर के एचएसएन नंबर और जीएसटी नंबर वैलिडेट कर सकते हो। अभी हम लोग चेक करते हैं कि टैली से ई इनवॉइस या ई वे बिल कैसे जनरेट होता है। तो एपीआई हम लोगों ने रजिस्टर भी किया है, एपीआई हम लोगों ने टैली में लॉगिन भी किया है। अब एक डमी एक इनवॉइस करके चेक करते हैं, वाउचर एफेड सेल। ये यूजर से मैंने लॉगिन किया है, उसको एक्सेस नहीं है सेल्स का, मैं दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूँ। आज का डेट ये स्क्रीन आप देख रहे हो, अगर टैली प्राइम आप नए यूज करने वाले हो तो यहाँ पे अगर ईआरपी से और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे एक पिन कोड का ऑप्शन ऐड हुआ है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल के लिए पिन कोड मैंडेटरी है। अगर आपने प्राइम में अपडेट किया है और आपको यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे F12 का बटन प्रेस करके प्रोवाइड पिन कोड को यस करना है। आप यहाँ पे पिन कोड लिख सकते हो, ठीक है। पिन कोड ई इनवॉइस और ई वे बिल के लिए मैंडेटरी है। ये इनवॉइस मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिला है प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल ई इनवॉइस डिटेल। तो ई वे बिल डिटेल का ऑप्शन ERP9 अगर आप यूज कर रहे हो उसमें ई वे बिल का फैसिलिटी यूज कर रहे हो तो ये ऑप्शन पहले से यहाँ पे था, थोड़ा अपडेट हुआ है अभी गवर्नमेंट के पोर्टल के बेस पे, ठीक है। आपको पिन कोड कंपलसरी लिखना है, ठीक है। कोड लिखने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑटोमेटिक आ गया। अभी डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑटोमेटिक क्यों आया, क्योंकि टैली आप अगर कोई भी पार्टी का फर्स्ट इनवॉइस ऑलरेडी टैली में आपने क्रिएट किया है, उसका ई वे बिल भी आपने टैली से जनरेट किया है, और यहाँ पे अगर उसका डिस्टेंस आपने लिखा है तो नेक्स्ट टाइम उसका डिस्टेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो टैली उसके मेमोरी में सेव करके रखता है, और जब भी आप उस पार्टी को बिल करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। दो पार्ट होते हैं ई वे बिल में, एक होता है ए पार्ट और बी पार्ट। तो अगर आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम
और ट्रांसपोर्टर आईडी लिखना पड़ता है। अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का लिस्ट कैसे आता है, तो आपको ट्रांसपोर्टर का लेजर आपके सिस्टम में बनाना है। लेजर सिस्टम में बनाने के बाद मैं दिखाता हूँ ट्रांसपोर्टर का लेजर कैसे बनता है। यहाँ पे टॉप में गो टू बटन है, उसके थ्रू हम लोग उस फीचर में जाते हैं। ऑल्टर मास्टर में जाता हूँ मैं, यहाँ पे लेजर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो मेरा ट्रांसपोर्टर वहाँ पे कैसे दिख रहा है, मैंने ट्रांसपोर्टर का एक लेजर बनाया, यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर लिख दिया और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, उसको मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ये ट्रांसपोर्टर है क्या, इज अ ट्रांसपोर्टर। जैसे आप इसको यस करोगे, यस करने के बाद ये ट्रांसपोर्टर आपको वो ई-वे बिल के ट्रांसपोर्टर की लिस्ट में दिखना चालू हो जाएगा। तो आपको हर बार ट्रांसपोर्टर मैनुअल लिखना, उसका ट्रांसपोर्टर आईडी मैनुअल लिखना जरूरी नहीं है। पहले जीएसटी नंबर ही उसका ट्रांसपोर्टर आईडी होता था, अभी बहुत सारी जगह पे ट्रांसपोर्टर आईडी और जीएसटी नंबर अलग अलग है। तो टैली ने ये दो ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, आप वहां पे जाके अपडेट कर सकते हो और वो ट्रांसपोर्टर डायरेक्टली उस लिस्ट में आपके आ जाएगा। एस्केप करता हूँ और मैं फिर से स्क्रीन में आ गया। तो मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टर आईडी है नहीं, मैं नन करके उसको नॉर्मल पर्सनल व्हीकल से भेज रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रोड सिलेक्ट करता हूँ, व्हीकल नंबर लेता हूँ, यहाँ पे डेट, टाइप में रेगुलर। तो मैंने ये ई-वे बिल के जो डिटेल्स है, जो ई-वे बिल के लिए मैंडेटरी डिटेल्स है, वो सारे भर दिए, ठीक है। जैसे इस पर एंटर करूंगा, नेक्स्ट मेरा स्क्रीन आता है। ये जो स्क्रीन है ये ई इनवॉइसिंग का स्क्रीन है। तो पहले आपको ई-वे बिल का डिटेल फिल करना है, उसके बाद आपको ई इनवॉइसिंग का डिटेल फिल करना है। अगर आपको ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं है, आप उस स्क्रीन में जाओगे तो ऑटोमेटिकली ई इनवॉइसिंग का स्क्रीन खुलेगा। अभी ई इनवॉइसिंग, जैसे मैं ई-वे बिल में फिर से जाता हूँ एक बार, तो ई-वे बिल का ऊपर वाला डिटेल जो ई-वे बिल नंबर, उसका डेट, वो ब्लैंक है, मतलब ई-वे बिल इसका जनरेट नहीं हुआ है। सेम वे ई इनवॉइसिंग के स्क्रीन में मुझे बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस हमेशा लिखना पड़ता है। और ये ऊपर वाला जो डिटेल है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सारा ब्लैंक है। ये जब ई इनवॉइस आपका जनरेट होगा उसके बाद यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने प्लेस भी डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट। तो टैली में जैसे मैंने इनवॉइस बनाया, ऑटोमेटिकली मुझे उसने प्रॉम्प्ट किया कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल जनरेशन। मतलब इस वाउचर को आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे सेंड करना है क्या, उसके अगेंस्ट आपको ई-वे बिल या ई इनवॉइस जनरेट करना है क्या। तो वाउचर लेवल पे आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो, हाँ, लेकिन जनरेट करने के पहले आप प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि ई इनवॉइस अगर आपको एप्लीकेबल है तो उसमें कोई ऑल्ट्रेशन अलाउड नहीं है। एक बार आपने ई इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड कर दिया और उसमें अगर कोई भी उस इनवॉइस में आपको चेंजेस करने हैं, तो वो 24 आवर्स के अंदर आपको उस इनवॉइस को कैंसिल करके नया ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। वो सेम इनवॉइस नंबर आप यूज नहीं कर सकते। तो कोई आप जो भी आप कनेक्टेड है, अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो ये आप सबसे पहले चेक कर लेना कि आप जो भी इनवॉइस अपलोड कर रहे हो वो प्रॉपरली वेरीफाइड है या नहीं है। दूसरा, 24 आवर्स अगर क्रॉस हो गए, मतलब आपने इनवॉइस बनाया लेकिन उसका मॉडिफिकेशन पेंडिंग है और उसके 24 आवर्स क्रॉस होने के बाद, ई इनवॉइस अपलोड करने के 24 आवर्स क्रॉस होने के बाद आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। आपको कंपलसरी उसका अकाउंटिंग एंट्री पास करना होता है, मतलब रिवर्स एंट्री, जो क्रेडिट नोट होता है। तो वो क्रेडिट नोट आपको जनरेट करना है, वो भी, उसका भी इनवॉइस सेम जैसे हम लोग ने सेल्स का जनरेट कर रहे हैं वैसे उसका भी इनवॉइस जनरेट होगा, और जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगा उसका नया आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सेम इनवॉइस नंबर, मतलब अगर आप ई इनवॉइस के लिए कोई इनवॉइस नंबर यूज कर रहे हो तो वो सेम इनवॉइस नंबर आप फिर से यूज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा केयरफुली करना है आपको। तो अगर आपको इनवॉइस लेवल से करना है, आप यहीं से यस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। मुझे यूजर आईडी पासवर्ड पूछा, यूजर आईडी पासवर्ड लेता हूँ। तो ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, एंटर। तो यहाँ पे इसका ई-वे बिल और ई इनवॉइस का रिपोर्ट दिया है, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ पे ई इनवॉइस और ई-वे बिल, ये दो ऑप्शन आपको दिखता है। ई इनवॉइस में मैं जाता हूँ तो ये जनरेटेड के स्क्रीन में चला गया।
सेम वे ई वे बिल में भी वैसे ही है, ये विथ पार्ट भी ई वे बिल जनरेट हुआ। तो ये अपना इनवॉइस है जिसका हम लोगों ने अभी ई वे बिल और ई इनवॉइस बनाया। तो उसका प्रिंट कैसे दिखता है, मैं प्रिंट में जाता हूँ, करंट, ई इनवॉइस में ये 4 चीजें आपके इनवॉइस पे होनी मैंडेटरी है। जैसे ये ई इनवॉइस का क्यूआर कोड है, आईआरएन नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है और एक्नॉलेजमेंट डेट। ये 4 चीजें आपके इनवॉइस पे होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ई वे बिल नंबर भी आपको दिख रहा है, मतलब आपका ई वे बिल भी जनरेट हुआ, ई वे बिल का नंबर भी यहाँ पे आ गया, और नेक्स्ट पेज जो आपका है वो ई वे बिल है। ठीक है, तो ई वे बिल और ई इनवॉइस डायरेक्टली टैली से जनरेट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सपोज इस इनवॉइस को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए भी आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप टैली से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, अगर आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों साथ में एप्लीकेबल है और उस इनवॉइस में आपने ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों जनरेट किए हैं, तो सबसे पहले आपको ई वे बिल कैंसिल करना होता है और उसके बाद आपको ई इनवॉइस कैंसिल करना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये इनवॉइस है जो मैं ई वे बिल के रिपोर्ट में आया था। मैं फिर से गेटवे ऑफ टैली पे जाता हूँ, डिस्प्ले, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, ई वे बिल। ई वे बिल में मैं रिपोर्ट में गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्पेस बार से और कैंसिल EWB F10 उसका शॉर्टकट है, मैंने कैंसिल पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा विंडो आया कि क्यों कैंसिल करना है, तो मैंने उसका रीजन लिख लिया और यहाँ पे रिमार्क भी कंपलसरी लिखना है। जैसे मैंने उसको कैंसिल किया, ये कैंसिलेशन के लिए चला गया, लेकिन ये अभी तक कैंसिल हुआ नहीं है, क्योंकि ये अभी आपने सिस्टम में उसको मार्क एज कैंसिल कर दिया, लेकिन वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सचेंज करके टॉप पे आपको बटन दिखता है, एक्सचेंज के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक सेंड फॉर ई वे बिल बटन दिखेगा, सेंड फॉर ई वे बिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग इनवॉइसेस है, जिसका आपका ई वे बिल जनरेशन पेंडिंग है या कैंसिलेशन पेंडिंग है, वो सारे इनवॉइसेस यहाँ पे दिखते हैं। आप फिर इसको सेंड पे क्लिक करो, यस करो, तो ये ई वे बिल कैंसिल हो गया। तो अभी ये ई वे बिल कैंसिल के स्टेट में चला गया। अभी तक वो ई वे बिल जनरेटेड में दिख रहा था, अभी वो ई वे बिल कैंसिल में गया। तो इसका ई वे बिल कैंसिल हुआ। अगर आप शिफ्ट एंटर करके देखोगे तो यहाँ पे देखो उसका डिटेल में पता चलता है। ई वे बिल नंबर ये है, डेट एंड टाइम, ये क्रिएशन वाला टाइम है, और डेट एंड टाइम ऑफ कैंसिलेशन, तो ये कैंसिलेशन वाला 54 को हम लोग ने बनाया था, 454 को 457 को उसको कैंसिल कर दिया है। सेम वे ई इनवॉइस के लिए भी मुझे सेम प्रोसीजर करना है, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, ई इनवॉइस। ई इनवॉइस में आईआरएन जनरेटेड में मैं गया और यहाँ पे तो सिलेक्ट करके कैंसिल आईआरएन करके बटन है, उसको मैंने क्लिक कर दिया। उसमें भी मुझे रीजन लिखना है, और रिमार्क में हमेशा कोई भी एंट्री आप कैंसिल करोगे तो उसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ लिखना ही है, अदरवाइज वो एंट्री रिजेक्ट हो जाती है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर, वो पेंडिंग फॉर एक्सचेंज में गया, फिर मैं एक्सचेंज में जाता हूँ, सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग, इसको मैंने सेंड कर दिया, यस किया, और ये ई इनवॉइस भी कैंसिल हो गया। तो मेरा ई इनवॉइस भी कैंसिल हुआ, ई वे बिल भी कैंसिल हुआ। अब इस इनवॉइस को मैं सिस्टम से कैंसिल कर सकता हूँ, अदरवाइज इस इनवॉइस को मैं कैंसिल नहीं कर सकता। तो आपको कोई भी इनवॉइस जो पहले इजीली कैंसिल डिलीट कर सकते थे आप, वो अभी नहीं करना है, क्योंकि एक तो ऑडिट ट्रेल वाला मॉड्यूल भी आ गया और इसका रिस्टोरेशन अवेलेबल नहीं है। फिर से कैंसिल मतलब कैंसिल, डिलीट मतलब डिलीट, वो फिर से जैसे रिसाइकल बिन से हम लोग उसको वापस लेके आते हैं, वैसे वापस नहीं लेके आ सकते। तो ये बहुत केयरफुली आपको यूज करना है। अभी मैंने इसका ई वे बिल भी कैंसिल कर दिया, इसका ई इनवॉइस भी कैंसिल कर दिया, तो मेरे अकाउंटिंग में वो चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको कैंसिल कर दिया है। और सेम इनवॉइस में उसको मॉडिफाई करके फिर से ई इनवॉइस भी जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनवॉइस नंबर के आगे ऑलरेडी ई इनवॉइस और ई वे बिल बन चुका है। इनवॉइस नंबर फिर से यूज ही नहीं कर सकता, तो मुझे कंपलसरी उसको कैंसिल ही करना है, तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। ये सिस्टम आपको इसी तरह से फॉलो करना है, और ये फॉलो करोगे तो आपका ई इनवॉइसिंग प्रॉपरली जनरेट होगा। ई इनवॉइस जितने भी आपके P2C कस्टमर्स है वो छोड़ के बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है।
मतलब जिस कस्टमर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी नंबर नहीं है उसको ही आपको सिर्फ ई इनवॉइसिंग जनरेट करके नहीं देना है, बाकी सारे कस्टमर को आपको ई इनवॉइस जनरेट करके देना है अगर आपको एप्लीकेबल है तो। और ये ई इनवॉइस जो भी आप जनरेट करते हो वो आपके डायरेक्टली जीएसटीआर 1 में अपलोड हो जाता है। तो मंथली रिटर्न जो आप करोगे उसमें आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। रिटर्न आपको करना ही है फाइल, लेकिन जो जीएसटीआर 1 में यहाँ पे जो B2B या जो ट्रांजैक्शन है जो रजिस्टर कस्टमर के, वो सारे ट्रांजैक्शन वहाँ पे जो ई इनवॉइस पोर्टल पे आप अपलोड करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 1 में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो आपका वो भी जीएसटीआर 1 का थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं अभी। ओके डन सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।